अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इनमें 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो हम देते हैं उन्हें। पहले नंबर पे इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स जिनमें सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हैं। इसके बाद है बाइकोनाइड जिनमें मेटफॉर्मिन है, और इसके बाद जो है ना थायाजोलिडीन डायोन्स हैं, और लास्ट में जो है ना अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं। और उसके बाद अमाइलिन एनालॉग्स हैं, इंक्रेटिन एनालॉग्स हैं, और कैनाग्लिफलोजिन है। ठीक है। अब इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स नाम से ही ज़ाहिर है कि इंसुलिन की सिक्रीशन को जो है ना इंक्रीज़ कराएंगी। इंसुलिन रिलीज़ को इंक्रीज़ कराती हैं। कैसे कराती हैं? नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है कि जो पोटेशियम चैनल पड़ा होता है हमारे सेल बीटा सेल्स के अंदर, तो इधर जो है ना पोटेशियम चैनल का मेन रोल होता है। वो कैसे? जब ग्लूकोज जो है ना इंसुलिन की रिस्पॉन्स में सेल के अंदर इंटर होता है तो वो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होकर उससे बनते हैं एटीपी। वो एटीपी जो आगे पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स की एंट्री होती है और फर्दर जो है ना इंसुलिन जो है ना वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज होती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सल्फोनाइल यूरिया जो ड्रग्स देते हैं जाके इसी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से क्लोज हो जाता है और कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन होती है और इंसुलिन जो है ना रिलीज हो जाती है अपने स्टोर्ड वेसिकल से। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स हैं। इनमें 2 तरह की ड्रग्स हैं। ओल्डर एक्टिंग है, उनमें टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड है, और जो सेकंड जनरेशन उनमें ग्लैब्यूराइड, ग्लिपिसाइड और ग्लिमिपिराइड। ठीक है, ये तीनों हैं। और इसके बाद जो है ना ये 2 और दी हुई हैं, रिपाग्लिनाइड और जो है ना नेटिग्लिनाइड। ये डीफिनाइलिन एलानिन डेरिवेटिव्स हैं। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स नहीं है, लेकिन ये भी सिक्रेटागॉग्स हैं। सिक्रेटागॉग्स 2 तरह की हैं, एक तो सल्फोनाइल यूरिया और ना ये शॉर्ट एक्टिंग रिपाग्लिनाइड और ना नेटिग्लिनाइड। ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं ना उनको हम पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, जैसे रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड है। इनको हम जस्ट बिफोर द मील देते हैं ताकि पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है। टॉक्सिसिटीज़ में इनकी 3 टॉक्सिसिटीज़ हैं। तो ये है कि जो है सिक्रेटागॉग्स इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ओल्डर एक्टिंग है, जैसे क्लोरप्रोपामाइड मैंने बताया, टॉलब्यूटामाइड बताया, तो ये क्या करती हैं, इनका ये है कि ये जो है ना ड्रग इंटरेक्शन करती है। ड्रग इंटरेक्शन कैसे? ये P450 इंड्यूसर है। P450 को जब इंड्यूस कराती है ना तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको वो मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं एंजाइम्स, तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और वो जल्दी बॉडी से निकल जाती है और उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। और एक मिनट, टॉक्सिसिटीज़ में 3 तरह की टॉक्सिसिटी। एक हाइपोग्लाइसीमिया, ज़ाहिर सी बात है ये सिक्रेटागॉग्स है तो इंसुलिन रिलीज़ को प्रमोट कर रही होती है, इसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और वो जो है ना ग्लूकोज लेवल को कम करा देगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया है। इसके अलावा जो है ना ओल्डर ड्रग्स ड्रग इंटरेक्शन करती हैं। कैसे? ये जो है ना ये उसके साथ सीरम प्रोटीन्स के साथ जो है ना बाइंड कर लेती हैं, और जो ड्रग्स उन सीरम प्रोटीन्स के साथ जो है ना बाइंड होना होता है और वो इसके साथ कॉम्पीट करती हैं, तो इस वजह से इनका जो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है, क्योंकि इनको प्रोटीन नहीं मिलती बाउंड होने के लिए, टिश्यू पे ज़्यादा एक्ट करेंगे और ज़्यादा इनका इफेक्ट आएगा। इसके बाद है कुछ रैश या एलर्जिक रिएक्शंस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसका वेट गेन जो है इसका मेन जो है ना साइड इफ़ेक्ट है, वेट गेन ये कराती है। इस वजह से जो ऑलरेडी ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं तो उनको मसला होता है, क्योंकि ये सारी जो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं ये तकरीबन टाइप 2 डायबिटीज़ इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं जो कि टाइप 1 में भी यूज़ होते हैं। टाइप 1 में सिर्फ हम इंसुलिन प्रेपरेशन देते हैं, एनालॉग्स देते हैं बाहर से सिंथेटिक, जबकि टाइप 2 में ये सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर टाइप 1 में भी यूज़ होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट वेट गेन है, और टाइप 2 DM का पेशेंट पहले ही ओवरवेट होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा उसका जो है ना वेट बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी उसको बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है ना प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो है ना बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन है। अब बाइगोनाइड्स और आगे है थायाजोलिडीन डायोन। इन दोनों का तकरीबन सेम है, मिलता जुलता एक्शन है। दोनों ही इंसुलिन सेंसिटाइज़र हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को प्रमोट करती हैं, और दोनों ही हमारी पोस्ट प्रांडियल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही हैं, और दोनों ही ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रही हैं, ग्लूकोज अपटेक और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है
लाइक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए या पेरिफेरल टिश्यूज में होती है, एडिपोज टिश्यूज में होती है, मसल में होती है, जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन उसको जो है ना ये प्रमोट करती हैं। ये बातें इनमें सिमिलर थी, बस थोड़ा मैकेनिज़्म का और ना टॉक्सिसिटी का थोड़ा डिफरेंस है आगे। जो बाइगोनाइड्स है ना ये AMP स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराती हैं, ठीक है, किसको एक्टिवेट कराती हैं, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराती हैं। जबकि ये जो है ना थायज़ोलिडीन डायोन PPAR गैमा जो है ना रिसेप्टर होते हैं, पैराऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर रिसेप्टर गैमा PPAR गैमा उस पर एक्ट करती है और ना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बाइगोनाइड्स का फ़ायदा ज़्यादा है थायज़ोलिडीन डायोन की निस्बत में। कैसे? एक तो बाइगोनाइड जो है ना वेट गेन नहीं कराती, और दूसरा ये है कि जो है ना जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं टाइप 2 DM के, उनमें ये DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और दूसरा जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लाइक जैसे थायज़ोलिडीन डायोन्स की होती हैं सीवियस कॉम्प्लिकेशंस, इसकी सीवियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। इसके अलावा बाइगोनाइड जो है ना PCOD के केसेस में फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए भी यूज़ होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ वगैरह में। उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना ये टीनेज में होता है मोस्टली, PCOD हो जाता है, कॉमन होता है फीमेल गर्ल्स में, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद जो है ना इनकी टॉक्सिसिटीज़ में आ जाए, टॉक्सिसिटीज़ में ना ही ये हाइपोग्लाइसीमिया कराते हैं, ना ही थायज़ोलिडीन डायोन। रेयरली ऐसा होता है कि जो है हाइपोग्लाइसीमिया कराए। तो GI डिस्टर्बेंस है जैसे नोज़िया और डायरिया वगैरह, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका है लैक्टिक एसिडोसिस, इसको याद रखना है। जो हमने सल्फोनाइल यूरिया में पढ़ा था वो वेट गेन था, और इधर जो हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस है, जो कई कराती है, स्पेशली वो पेशेंट जो जिनमें रीनल या लिवर डिजीज़ है, या फिर जो शराब वगैरह पीते हैं, या फिर जो है ना ऐसे पेशेंट्स जिनमें एनोक्सिया वगैरह की कंडीशन, जैसे कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन वगैरह, ठीक है, लंग का किसी का मसला चल रहा है, हार्ट का मसला चल रहा है, उनमें लाइक ऑर्गन फेलियर में जो है ना जिन पेशेंट में ऑर्गन फेलियर होता है उनमें लैक्टोकोसिडोसिस ज़्यादा करती है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद थायज़ोलिडीन डायोन्स हैं, मैंने बताया इनमें रोसिग्लूटाज़ोन और पायोग्लूटाज़ोन है, ये इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। ये दोनों ही ऐसे करा रही थी। ये कहाँ पे बाइंड कर रही थी? PPAR अल्फा रिसेप्टर होते हैं उन पे बाइंड करती हैं, और फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को एक्टिवेट कराएंगे, अपने प्रोटीन्स बनाएंगी। तो इनमें मेन इफेक्ट इनका यही है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएंगे, मसल में एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करेंगी, और इनका एक इफ़ेक्ट और भी है कि जो ना लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करती हैं, जबकि जो बाइगोनाइड्स हैं वो सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट कर रही थी, लिपिड पे नहीं कर रही थी, ठीक है। और ये भी पोस्ट प्रेंडियल व फास्टिंग ग्लूकोज दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। सल्फोनाइल यूरिया भी दोनों के लिए यूज़ हो रही थी, और इनको कोई ड्रग के साथ मिला के दिया जाता है, लाइक इंसुलिन है या कोई और ड्रग के साथ मिला के दिया जाता है, और ये हाई रिस्क पेशेंट में डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती हैं, ठीक है। इसकी वजह इसकी टॉक्सिसिटी में हाइपोग्लाइसीमिया तो रेयर होता है, मैंने बता दिया, और जो इनका मेन साइड इफ़ेक्ट है ना वो इनका कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ये कराती हैं फ्लूइड रिटेंशन कराती हैं, और इस वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। और रोसिग्लूटाज़ोन के साथ याद रखना है कि ये जो ना मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का रिस्क बढ़ा देती है, और जो है ना ट्रोग्लूटाज़ोन जो है ना हिपैटोटॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। ट्रोग्लूटाज़ोन जो है ना हिपैटोटॉक्सिसिटी को बढ़ाती है, और रोसिग्लूटाज़ोन जो है ना एम आई के रिस्क को बढ़ा देती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इनमें बोन फ्रैक्चर्स की वजह से जो है ना बोन फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं फीमेल्स में। और दूसरा ये है कि ये P450 इंड्यूसर है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। P450 इंड्यूसर है, जो P450 इंड्यूसर्स होती हैं ना ड्रग्स, तो वो P450 एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम जिन ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा होता है वो जल्दी मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबोलाइज करते हैं, उस ड्रग की एफिकेसी कम हो जाती है। जैसे ये P450 इंड्यूसर है थायज़ोलिडीन डायोनी, और वो फीमेल जो है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या साइक्लोस्पोरिन ले रही थी, तो उसकी एफिकेसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है ना कम हो जाएगी, क्योंकि इधर से थायज़ोलिडीन डायोन से रहे हैं वो P450 को इंड्यूस कराएगी, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल जाएंगे, इस वजह से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करा सकेंगी। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें एक कार्बोज है और ना मिग्लिटोल है। अब ये तो हमने पढ़े थे, तकरीबन सिमिलर थे सल्फोनाइल यूरियाज और ना बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन वगैरह। इनमें अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज को आपने याद रखना है। फिर आगे जो हम पढ़ेंगे प्रेमलिनटाइड और एक्जिनाटाइड और सीटाग्लिप्टिन, ये तीनों मिलते जुलते हैं,
और कैनाग्लिफ्लोजिन को भी आपने याद रखना है, तो ये मैं साथ में पढ़ा देती हूँ। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कैनाग्लिफ्लोजिन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च वगैरह जो हमारे कार्ब्स होते हैं, मेजर कार्ब्स होते हैं, तो उनको तोड़ता है और डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड से फिर जो है उनसे मोनोसेक्राइड्स बनाता है और फिर जो है ना वो जो है ना ग्लूकोज वगैरह फिर एब्जॉर्ब होता है। लाइक स्टार्च वगैरह तो एब्जॉर्ब नहीं होती है, ना ही ओलिगोसेक्राइड भी मुश्किल से होते हैं एब्जॉर्ब। तो ए कार्बोज और मिग्लिटोल क्या है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स स्टार्चेज वगैरह होती हैं वो टूट नहीं सकती हैं और जो है ना अब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज के, मोनोसेक्राइड्स की, वो कम हो जाती है, डिले हो जाती है। इस स्लो अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या है कि ये जो है ना ये स्लो एक्टिंग है ना, तो ये जो है ना सॉरी ये ना उसको एब्जॉर्प्शन को स्लो कर रहा है ना, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाने के बाद कम हो जाएगा ना। इस वजह से इसको पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल ट्रीट करने के लिए देते हैं, जबकि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ट्रीट करने के लिए नहीं देते। अब पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं तो इसको जस्ट बिफोर द मील देना पड़ेगा हमें। और बस इसमें यही था। इसके बाद जो है ना कैनाग्लिफ्लोजिन, ये जो है ना सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि सोडियम की और ग्लूकोज की इकट्ठे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में। तो 90% अब्जॉर्प्शन जो है ना उसी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ज़रिए होती है। अगर हम उसको ब्लॉक कर दें तो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ब्लड में उसका लेवल नहीं बढ़ेगा और ग्लूकोज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, ठीक है। और हमारा हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना प्रिवेंट हो जाएगा। तो लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो है जब ग्लूकोज लेवल यूरिन में ज़्यादा आएगा तो इसमें एक तो ये है कि ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा, ना ही ग्लूकोज का लेवल यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, तो उस ग्लूकोज यूरिया की वजह से जो है ना जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूटीआईज़ के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे, ठीक है। जेनिटल ट्रैक्ट और यूटीआईज़ के इन्फेक्शन कैनाग्लिफ्लोजिन की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना ये बता दिया मैंने प्रेमलिनटाइड आगे एक्जिनाटाइड और सीटाग्लिप्टिन, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लाइक इनके एक्शंस मिलते जुलते हैं, मैकेनिज्म डिफरेंट है। प्रेमलिनटाइड क्या है, ये अमाइलिन के एनालॉग है। अमाइलिन जो है ना नॉर्मली बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रहा होता है। अमाइलिन के जो है ना फंक्शंस क्या है, इधर ही लिख देती हूँ, अमाइलिन और इनक्रेटिन। तो अमाइलिन होता है ना ये जीआईटी गैस्ट्रिक एम्पटीएम को कम करता है। एक तो गैस्ट्रिक एम्पटीएम को कम करता है और दूसरा ये होता है इसका पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकागॉन को कम करता है। और तीसरा इसका ये होता है कि ये जो है ना एपेटाइट को भी कम करता है सीएनएस में वर्क करके। इन तीनों चीज़ों को कम कर रहा होता है। गैस्ट्रिक एम्पटीएम को कम करेगा, पोस्ट प्रेंडियल जो ग्लूकागॉन का लेवल होगा जो खाने के बाद बढ़ता है और उसको कम करेगा। इसके अलावा सीएनएस में वर्क करेगा, एपेटाइट वगैरह को कभी कम करेगा, तो सैटिस्फाइड वाली फीलिंग आएगी। पेशेंट थोड़ा सा खाएगा और वो कहेगा कि मैं फुल हो गया हूँ। इनक्रेटिन और इसमें डिफरेंस ये है कि ये इसके भी सेम ऐसे ही फंक्शंस हैं। इनक्रेटिन का एक और भी है फंक्शन कि ये जो ना इंसुलिन रिलीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, इंसुलिन रिलीज़ को प्रमोट कर रहा होता है हमारा। इस वजह से इसके साथ जो है ना इनक्रेटिन एनालॉग एक्जिनाटाइड स्पेशली उसके साथ जो है ना एसोसिएटेड होता है हमारा पैंक्रेटाइटिस वगैरह। अब इंसुलिन रिलीज़ इसमें जो इनक्रेटिन एनालॉग्स हैं उसमें दो आते हैं, एक तो एक्जिनाटाइड है और ना सीटाग्लिप्टन है। तो एक्जिनाटाइड है, इसके भी सेम ऐसे फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना GLP-1 एनालॉग है। और सीटाग्लिप्टन क्या है, ये DPP4 डाइपेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है ना, सॉरी डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 जो है ना उसका इनहिबिटर होता है। अब GLP क्या होता है, ये एक जो है ना हार्मोन होता है जो नॉर्मली हमारी इन फूड के रिस्पॉन्स में हमारी बाउल से जो है ना नॉर्मली रिलीज हो रहा है, एंडोजिनस हार्मोन है ये GLP-1, ठीक है। तो ये इसका ये काम होता है कि ये जो ना इंसुलिन का एक्शन होता है जो बीटा सेल्स से सॉरी जो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रही होती है उसको ऑगमेंट कर रहा होता है, उसको इंक्रीज कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्जिनाटाइड GLP-1 का एनालॉग है, लेकिन ये GLP-1 है, इसको जो है ना एक एंजाइम होता है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, ये होता है, ये इसको जो है ना तोड़ देता है, इसको डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन जो सीटाग्लिप्टन है सीटाग्लिप्टन एक मिनट, तो ये जो है ना DPP4 इनहिबिटर है।
ये इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो है ना वो इसको डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा और उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, अब मैकेनिज़्म हो गया। इसके बाद जो है ना एक्जीनाटाइन मैंने बताया कि जो है ना वो मैकेनिज़्म तो हो गया ना। इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि जो है ना मेटफॉर्मिन या सल्फेनिलयूरिया वगैरह के साथ दी जाएंगी। ये जितनी भी ड्रग्स हैं इनको कॉम्बिनेशन वगैरह में देते हैं। लाइक या ऐसा होता है कि जो है ना हम इंसुलिन के साथ मिला के देते हैं, या इनको जैसे है मेटफॉर्मिन और सल्फेनिलयूरिया के साथ मिला के दे रहे हैं, ताकि मेटफॉर्मिन क्या कराएगी, सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराएगी, और सल्फेनिलयूरिया सिक्रीटागॉग्स है तो ये सिक्रीशन इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ करा देगी। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि नोज़िया, जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है, और जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो उसमें है फैटल एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्योंकि ये बीटा सेल से पैंक्रियाज बीटा सेल और पैंक्रियाज से जो है ना रिलीज़ को इंक्रीज़ करा रही थी, इंसुलिन की रिलीज़ को। इस वजह से जो है ना जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे उसको उस पर प्रोलिफरेटिव इफेक्ट होगा ना बीटा सेल्स में, तो पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगी। सीटाग्लिप्टिन क्या है, GLP-1 को इनहिबिट करते हैं, एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज ये उसको इनहिबिट कर देती है। और इसमें जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हेडेक है, नेज़ोफेरिंजाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन याद आपने रखनी है। नेज़ोफेरिंजाइटिस इसमें है सीटाग्लिप्टिन में, और एक्जीनाटाइड में क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। और प्रेमलिनटाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो है ना ये पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही थी, और इसमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो इसके होंगे हाइपोग्लाइसीमिया और जीआईटी डिस्टर्बेंस। आपने हाइपोग्लाइसीमिया याद रखना, जीआईटी डिस्टर्बेंस तो तकरीबन कॉमन है। और कैनाग्लिफ्लोजिन में हमने पढ़ा था यूआईटीज़ और यूटीआईज़ और जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। टाइप 1 डायबिटीज़ की स्ट्रेटजी हम कैसे अपनाएंगे, कैसे ट्रीट करना है, टाइप 2 को कैसे ट्रीट करना है। तो टाइप 1 के लिए हम ना पहले ये है कि उनको ना डाइटरी इंस्ट्रक्शन करें कि आपने ना ग्लूकोज वाली या कार्ब्स वाली चीज़ें कम खानी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो है ना पेरेंटली उसको इंसुलिन देनी है, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनसे इंसुलिन बिल्कुल नहीं रिलीज़ हो रही, तो पेरेंटली हमने उसको इंसुलिन के फॉर्म्स देनी है, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के देनी है, ताकि बेसल ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल हो जाए और जो है ना हमारा पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है ना अगर ये देखा गया है कि अगर हम ब्लड शुगर को जो है टाइटली एक कंट्रोल में रखें कि ज़्यादा बढ़ने ना दें, और जो है ना उसके बार बार ब्लड टेस्टिंग करते रहें और इंसुलिन की इंजेक्शन देते रहें, तो इसकी वजह से वॉस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से या कुछ आ रही होती है वो जो है ना कम हो जाती हैं, जैसे रीनल डैमेज हो गया, रेटिनल डैमेज वगैरह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ प्रोग्रेसिव होती है, तो इसका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से ट्रीटमेंट चलता है। पहला इसमें जो काम होता है वेट रिडक्शन होता है, क्योंकि ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो पहले वेट रिडक्शन एक्सरसाइज वगैरह का कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना उसके डाइट कंट्रोल का कहते हैं कि अपनी डाइट जो है ना कंट्रोल करो तुम, उसमें ग्लूकोज लेवल वगैरह। फिर इसके बाद इनिशियली हम जो है ना मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन मैंने बताया कि जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस बन रही है इन ओवरवेट टाइप 2 DM पेशेंट, सो इनिशियली हम जो है ना मेटफॉर्मिन देते हैं। इसके बाद जो है ना अगर इसको कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, अकेली भी दे सकते हैं। अगर अकेली देते हैं ना तो 5 साल विद इन 5 ईयर्स जो है ना इसका इफेक्ट जो है ना कम हो जाता है। इसलिए ना हम आजकल इन एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हमें बहुत सारी लाइक दूसरी एंटीबायोटिक ड्रग्स के साथ, एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ मिला के देते हैं, इंसुलिन के साथ मिला के देते हैं, ताकि जो है ना बेटर एक ग्लाइसीमिक कंट्रोल हो। लाइक एक जो है ना सेंसिटाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगी इंसुलिन को, और एक जो है ना उसको रिलीज़ करा देगी, तो इस तरह जो है ना अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है कि हमने ना मेटफॉर्मिन और थाइज़ोलिडीन डायोन को मिलाया हुआ है, या ग्लूकोसाइडीज इनहिबिटर को मिलाया हुआ है। मेटफॉर्मिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराती है, ये भी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराती है, और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है ना ग्लूकोज को ब्लड में नहीं आने देगी। इसके बाद या फिर ऐसा है कि जो है ना हम इंसुलिन बाहर से देंगे सिक्रीटोकॉक्स, या फिर इंसुलिन दे दें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जैसे सल्फोनाइलयूरिया है। ये बात आपने याद रखनी है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जिसमें सल्फोनाइलयूरिया, मेटफॉर्मिन, थाइज़ोलिडीन डायोन, एक्जिनाटाइड, सीटाग्लिप्टिन वगैरह, और सम इंसुलिन प्रेपरेशन यानी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये जो है ना फास्टिंग ग्लूकोज को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, और पोस्ट प्रांडियल भी। जबकि शॉर्ट एक्टिंग जिनमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, रिपाग्लिप्टिन मैंने बताया था पहले, और नेटिग्लिप्टिन भी है, प्रेमलिनटाइड है, और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ये सिर्फ पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में जैसे हमने पढ़ा, दोबारा से बता दूँ, सल्फोनाइलयूरिया, मेटफॉर्मिन, जैसे स्टार्ट से हमने पढ़ा था, मेटफॉर्मिन बेगोराइड हो गए, और सल्फोनाइलयूरिया जो है ना सिक्रीटोकॉक्स हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा थाइज़ोलिडीन डायोन्स। उसके बाद हमने जो है ना इसके बाद इंसुलिन एनालॉग नहीं, उसके इंक्रेटिन एनालॉग्स, एक्जिनाटाइड और सीटाग्लिप्टिन वो याद रख लें, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है,
और शॉर्ट एक्टिंग में जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और प्रेमलिनटाइड और रिपग्लिसाइड। इसके बाद जो है ना ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन हमें पता है कि बीटा सेल से रिलीज़ होता है और जो है ना इसका हार्ट पे भी इफेक्ट होता है, मसल पे होता है, लीवर पे होता है, ठीक है। इसका नॉर्मली इफेक्ट क्या होता है, ये हार्ट रेट और हार्ट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रहा होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करा रहा होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इसे इंक्रीज़ कराना होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा होता है। क्लिनिकल यूसेज में यह है कि जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। मैंने पहले बताया था ना कि जो इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो उसमें हम आईएम इंजेक्शन लगा देते हैं हम फ़ौरन से उसका ग्लूकागॉन का, ठीक है। आईएम भी लगा सकते हैं, आईवी भी लगा सकते हैं वैसे। इसके बाद दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो बीटा ब्लॉकेट का ओवरडोजेज की वजह से जो है ना बीटा ब्लॉकर्स अगर ज़्यादा ले लिए पेशेंट ने तो उसमें जो है ना हार्ट की बिल्कुल ही डिप्रेस हो गया तो उसके हार्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हम जो है ना ये ग्लूकागॉन वगैरह देते हैं क्योंकि इसका हार्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक बार फिर से मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो है ना वो रिवाइज करा देती हूँ। टॉक्सिसिटी, तो सिक्लेटोकॉक्स का मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ग्लैबुराइड है, ग्लिमिपिराइड है और ग्लिपिजाइडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो इंसुलिन रिलीज को प्रमोट कराती है, इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होगी। इनकी टॉक्सिसिटी में मेजर जो है ना वेट गेन है, लेकिन इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। इसके बाद बाइगुराइड से उसमें मेटफॉर्मिन वगैरह और ये जो है ना इनके ग्लूकोनेजेनेसिस को इंक्रीज़ कराना और ग्लूकोज अपटेक और ग्लाइकोलिसिस को जो है ना पेरिफेरल टिश्यूज़ में इंक्रीज़ कराना, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन कम कराना वगैरह वगैरह, ठीक है। एएमपी स्टिमुलेटर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराती हैं और जो है डीओसी है, आपने याद रखना मेटफॉर्मिन डीओसी बन रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरवेट टाइप 2DM। इसमें जिसके टॉक्सिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस है, स्पेशली उन पेशेंट में जिनमें ऑर्गन फेलियर, लिवर या हार्ट फेलियर चल रहा है, ठीक है, लिवर या किडनी फेलियर चल रहा है। और इसके बाद ये डिस्टर्बेंस भी होती है, लेकिन याद अपनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से होती है। थायज़ोरेडिन डायोन जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराती है। इनके इफेक्ट भी तकरीबन मिलता जुलता है हमारी मेटफॉर्मिन से पीपीआर गैमा रिसेप्टर पे जो है एक्ट करती है, ये बात याद रखनी है। और इनकी वजह से सीवियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक हार्ट फेलियर है और रूसिग्लिटोजोन की वजह से एमआई के चांसेस बढ़ते हैं और जो है ट्रो की वजह से, जो ट्रोग्लिटाजोन की वजह से जो है ना हिपाटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर्स वगैरह भी कराती हैं। और इसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर हैं, ये किसको अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनिबिट कर रहे हैं और स्लो कर रहे हैं जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड में ग्लूकोज की। इसमें जीआई डिस्टर्बेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनअब्जॉर्ब पड़े होंगे कार्ब्स, तो उनको जो है ना मेटाबोलाइज उनको फर्मेंट कर लिया जाएगा, इस वजह से जो है ना फ्लैटुलेंस डायरिया वगैरह होगा। और ऐसे पेशेंट्स में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो डेक्सट्रोज देंगे, सक्रोज नहीं देंगे, पहले बात में बताना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि सक्रोज एब्जॉर्ब ही नहीं होना, ग्लूकोसाइड उसको इतनी देर लग जानी, ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर पड़ा है, मैं उन्हें तोड़ना ही नहीं है, उससे डायरेक्टली हम डेक्सट्रोज देंगे ताकि वो ब्लड में जाए और ना पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाए। प्रेमलिनटाइड का हमने क्या पढ़ा था कि अमाइलिन एनालॉग है और इसकी वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इफ़ेक्ट पढ़ा था साइड इफ़ेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया और जीआईटी डिस्टर्बेंस से। इसके बाद एक्जिनाटाइड और सीटाग्लिप्टिन थी। जो एक्जिनाटाइड उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होती है, बाकी इनके इफेक्ट तकरीबन मिलते होते हैं। इंसुलिन रिलीज को प्रमोट कराएंगे, गैस्ट्रिक एम्पटियों को कम कराएंगे, ग्लूकागॉन को कम कराएंगे और एपेटाइट को कम कराएंगे। और सीटाग्लिप्टिन DD4 इनहिबिटर है, जबकि ये जो है ना GLP-1 एनालॉग है। इसकी वजह से जो सीटाग्लिप्टिन इसकी वजह से नेजोफ्रिंजाइटिस होती है, जबकि एक्जिनाटाइड की वजह से होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। कैनाग्लिफ्लोजन है, ग्लूकोज यूरिया जेनिटल ट्रैक्ट और यूटीआईज वगैरह करा रही होती हैं क्योंकि ये SGL2 को इनिबिट करती हैं और ना ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है, इस वजह से पेशेंट को यूरिनेशन भी ज़्यादा होती है और थर्स्ट भी ज़्यादा लगती है।